नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। गोगो लाइव शो का आज 529वां सफर। आज 529वें सफर में आज हमारे साथ हैं युवा आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मोहित नारायण। हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में और वो किस प्रकार से आयुर्वेद में किन बातों का, किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहित, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर मोहित, आमतौर पे सब लोग जो हैं एलोपैथिक को प्रेफर करते हैं जी। आयुर्वेद में अगर हम लोग गर्मी की शुरुआत, बहुत भीषण गर्मी चल रही है, इस दौर में किस प्रकार की बीमारियां आमतौर पर होती हैं? जनरली देखा जाए तो जैसा कि मौसम है, प्रकृति की बात करते हैं पहले हम। आयुर्वेद क्योंकि प्रकृति से जुड़ा है। धूप बहुत ज्यादा है। धूप ज्यादा होने के कारण जो हमारे शरीर का वाटर कंटेंट है, जिसे हम आयुर्वेद में कफ से कोरिलेट कर सकते हैं, तो कफ का निरंतर क्षय होता है। ठीक है। तीक्ष्ण अंशु मतलब कि बहुत ज्यादा हीट है, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का जो कफ है उसका क्षय हो रहा है। कफ का क्षय होने के कारण वात की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे रोग उत्पन्न हो गए जो वात के कारण होते हैं। वो आम आदमी तो समझेगा नहीं ना इसको, वात को और उसको। शरीर में दर्द होना, बहुत ज्यादा जलन महसूस होना, कील मुहांसे होना, कई पित्त के रोग भी उभर जाते हैं क्योंकि गर्मी है, ऊष्मा है। ऊष्मा यानी पित्त, तो पित्त के रोग जिसे अपने बोलते हैं पित्त उबड़ना, तो कईयों को ऐसे रोग हो जाते हैं। एक तो कील मुहांसे हो जाएंगे, कील मुहांसे हो जाएंगे कईयों को। ठीक है। वात के रोग जैसे कि मतलब थकान रहना हो जाएगा, दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, शुरू होना वर्षा ऋतु में आके ज्यादा हो जाएगा, अभी शुरू हो जाएगा ये। अच्छा, ये शुरू हो गई गर्मी में इस प्रकार की। इस प्रकार और क्या बीमारी हो सकती है? एग्जॉस्ट होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, रस का क्षय हो जाना, यानी कि जो फ्लूइड है हमारी बॉडी के उसका निरंतर कमी आ जाना उनमें। ये मेन बीमारी है। कनिका आशु अग्रवाल नौर से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया कनिका मैडम देखने के लिए। कुमार देवेंद्र हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। डॉक्टर मोहित बता रहे हैं कि गर्मी में ये चीजें हो जाती है। अच्छा, फिर इलाज क्या करें इसका? इलाज ये है कि सबसे पहले तो जो आपका निदान है, निदान क्या है? धूप। तो धूप से बचें। पहला निदान तो ये है कि धूप से बचें, अनावश्यक रूप से धूप में ना निकले। अगर किसी काम से निकलना पड़े तो सिर को स्पेशली ढककर निकले, क्योंकि डायरेक्ट जो सन रेज है वो कहाँ पड़ती है? हमारे सिर पे। तो सिर को विशेषकर ढक के निकले। अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखे, मतलब कि घर से निकले तो कुछ ना कुछ लिक्विड पी के निकले। पानी पी के निकले, पानी पी ले, नारियल पानी पी ले, नींबू पानी पी ले, शरबत पी ले, बहुत तरह की चीजें हैं, कुछ भी पी ले। आयुर्वेद में बहुत तरह की चीजें हैं, कुछ भी पी ले, लस्सी पी ले। मजदूर क्या करे? मजदूर पानी पी ले, तो जिसके पास जो अवेलेबल है। मतलब कहने का ये है कि हाइड्रेट रखना है खुद को। मतलब हिंदी में क्या करेंगे आपकी भाषा? हिंदी में कि जलीय अंश को सूखने ना दे। अच्छा, जल आपका जल, हाँ, आपके अंदर जो जल है उसको सूखने ना दे, क्योंकि ऊष्मा बहुत ज्यादा है। ऊष्मा से क्या होगा? जल आपका सूख जाएगा। जमीन पे पड़ा जब जल ही सूख जाता है तो बॉडी का जल तो सूखेगा ना, बॉडी का सूख जाएगा। चलिए, अखिल कटारिया हमें देख रहे हैं, नमस्ते डॉक्टर साहब। और विनोद कुमार पाहवा लंदन से हमसे जुड़े हैं, हमारे लगातार जो एपिसोड देखते हैं। विनोद कुमार जी पाहवा, शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए। बात करें डॉक्टर मोहित से, कह रहे हैं कि अंदर का पानी जो है नहीं सूखना चाहिए गर्मी में, तो पानी पी के रखें। और पंडित मांगीलाल सारस्वत हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। देवकरण नायक हैं बीएसपी के नेता, वो हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हम लोग 529वें एपिसोड का सफर कर रहे हैं आज, और बात कर रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मोहित नारायण से। बचाव का बस ये पानी का है। हाँ, पानी पी ले, पानी में मिश्री मिला लें। अच्छा। पानी में खजूर मिला लें, द्राक्षा मिला लें जिसे हम किशमिश बोलते हैं, फालसा मिला लें, शरबत मिला लें, गुलाब की पत्तियां मिला लें, केवड़ा मिला लें, कुछ भी मिला लें, जो जिसके पास जो उपलब्ध है। आयुर्वेद कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, ऐसे नहीं देता पर्टिकुलर आपको यही लेना है, जिसके पास जो उपलब्ध है। लेकिन उसको पता तो होना चाहिए ना। पता सबको पता है, घर पे ठंडी चीजें क्या सबको पता है। फालसा गर्मियों में ही आता है, सबको पता है ठंडा है। खजूर है, सबको पता है ठंडे है। किशमिश है, घर में महिलाएं बड़े बुजुर्ग रात को भिगो देते थे, सुबह उठ के खा लेते थे, पानी पी लेते, सबको पता है। लस्सी है, नींबू पानी है, सब घर में बनता है। आम पन्ना सब घर में बनता है, इमली पानी सब घर में बनता है। ये सबको पता है, गर्मी में बनता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उर्मेश हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं बेटे को उज्जवल भविष्य के आशीर्वाद, शुक्रिया उर्मेश जी। देवकरण नायक कह रहे हैं अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। पंडित मांगीलाल सारस्वत कह रहे हैं गोविंद जी व डॉक्टर साहिब मोहित नारायण को नमस्कार। नमस्कार। विकास सारस्वत हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। मांगीलाल जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है हमारे हर एपिसोड में। और हम लोग बात कर रहे हैं
डॉक्टर मोहित नारायण से युवा डॉक्टर हैं और विकास सारस्वत हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हमें करनी थी। हाँ जी। रात को अगर कोई इमरजेंसी में आपका डोर बेल बजाए, आपको फोन करें, तो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि रात में हीट स्ट्रोक के, यानी जिसे हम आयुर्वेद में अंशुघात कहते हैं, जो बीमारी से रिलेटेड आम भाषा बीमारी में है, अपने बात करें तो आम भाषा में वही बोलते हैं लू लगना। रात को जो कोई आए तो रात, वही मैं बोल रहा हूँ ना, रात को जनरली ऐसे पेशेंट नहीं आते हैं लू लगने वाले। अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें रूल आउट करना है कि इसको दिक्कत क्या है। लू का सिम्टम है, इसको जलीय अंश कम हो गया है बॉडी में, गैस बन रही है, कोई छाती का दर्द है, तो कोई हार्ट अटैक का है, अस्थमा की दिक्कत है। रात को जनरली ऐसी चीजें ट्रिगर करती है, एलर्जिक चीजें होगी, अस्थमा के अटैक हो गए, एमआई अटैक यानी हार्ट की चीजें होगी, ये जनरली रात के समय होती है। लू लगने वाले बहुत से केसेस रात के समय नहीं आते, क्योंकि रात को तो मौसम ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें रूल आउट करना है भी मरीज को दिक्कत क्या है। मेरा प्रश्न ये है कि आप रात को आयुर्वेद हेल्प कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ना रूल आउट, रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, मतलब कि सबसे पहले आपको रोग की परीक्षा करनी है कि क्या रोग है, फिर औषध देनी है ना। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। मान लो रात को उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, हाँ, तो आयुर्वेद क्या करेगा? आयुर्वेद रूल आउट तो कर सकता है ना, सिम्टम पूछेगा, छाती में दर्द है क्या, बताएगा, है कब से है, हाथ में जा रहा है क्या, बाजू में, पीछे, पेट में, गले में, जबाड़े में, सांस फूलती है क्या चलते वक्त, उससे हम रोल आउट करेंगे, सिम्टम पूछेंगे। हमें कहीं लगेगा शक है हार्ट अटैक को, उसको चिकित्सक बस रेफर करेंगे। अगर ईसीजी की सुविधा है तो ईसीजी करेंगे पहले, वरना स्टेथोस्कोप से हार्ट की ध्वनि सुनेंगे, कोई मरमर तो नहीं है। मतलब कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर रात को मरीज की हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। विकास सारस्वत बूस्टअप कर रहे हैं। एडवोकेट अनुरुद्ध राजपाल कह रहे हैं छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाएंगे डॉक्टर मोहित भाई। और अखिल कटारिया कह रहे हैं आज के कॉर्पोरेट और फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में जहां लोग शिफ्ट में काम करते हैं और रात को जगते हैं, वहां आयुर्वेद के दिनचर्या, डेली रूटीन और रतिचर्या, नाइट रूटीन से के नियमों को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लागू कर सकता है, क्या बदलती मजबूरियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल कटारिया साहब, जैसे आपने बोला कि नाइट शिफ्ट में क्या होता है, रात के समय हमारे बॉडी में वात बढ़ा रहता है। आयुर्वेद की बात करें तो रात्रो जागरण, वात क्या होता है? 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। इसको बॉडी का स्तंभ माना जाता है कि हमारी बॉडी के स्तंभ है, इसी के आधार पर हमारी पूरी जो बॉडी है वो रेगुलेट होती है। वो रात को तो वात जो है वो मूवमेंट से संबंधित है, जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, गति, वो सब वात के कारण होती है। मान लो अगर वात की गति में अवरोध आ गया तो दिक्कत है, वात ज्यादा होगी तो दिक्कत है। तो जितनी भी मूवमेंट है सिर से लेकर पैर तक, सब वात के कारण है। रात को जागने से, जैसे इन्होंने बताया राइट शिफ्ट में जागते हैं कई लोग, तो रात में जागने से क्या होता है, वात का प्रकोप हो जाता है, वात बढ़ जाती है। रात्रो जागरण रुक्षम होती है, ड्राइनेस आती है बॉडी में, वात के गुण होते हैं, उसमें से पर्टिकुलर क्या समझूं? मूवमेंट वात के भी मूवमेंट एक बहुत संक्षिप्त वर्ड रहेगा इसको समझाने के लिए। इसके बहुत से क्रम है, आचार्य चरक ने तो इस पे पूरा अध्याय लिख दिया, वात कला कली अध्याय, इतनी इंपॉर्टेंट है वात। आचार्य वाघ सारंगधर ने तो इन पे पूरा श्लोक बताया, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगव अमल धात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गजन्ति मेघवत। कफ पित्त सब पंगु है, वायु मेन है, पित्त और कफ की गति किससे होगी, वात से ही होगी। इसलिए वात को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। और जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनमें पर्टिकुलर वात का प्रकोप होता है। इसके कारण हम देखते हैं कि जो नाइट शिफ्ट वाले लोग हैं वो सुबह या दिन में बताते हैं कि बॉडी पेन कर रही है, तो ये वात का लक्षण है। अंगमर्द जिसे बोलते हैं, अंगमर्द यानी अंग अंग में पीड़ा होना, टूटना, फटीग होना, थकान रहना, क्लम होना, थोड़ा सा काम करने पे थकान होना, वात बढ़ गया। इसलिए सुजाता जालान बुढ़लाडा से हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं राधे 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 डॉक्टर मोहित बाबू जी। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए नाइट की बात होगी, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में डॉक्टर मोहित, पंकज कुकर हमें देख रहे हैं, हमें कई देर से मैं नाम मेरे सामने आ रहा है, पंकज कुकर हमें हमसे जुड़े हैं। जागरूक नागरिक है राजकुमार अग्रवाल हमें देख रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। डॉक्टर मोहित से बात कर रहे हैं हम लोग, युवा
आयुर्वेद चिकित्सक हैं और गूगल लाइव शो का 529वां एपिसोड। हो सकता है हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आज हमारा जो कैमरा पर्सन है वो भी 8-9 साल की गुड़िया है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजाता जालान का जिक्र हमने कर दिया, आगे बढ़िए। आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज है क्या? ऐसे कह पाना कि सभी बीमारियों का इलाज है संभव नहीं है। आचार्यों ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताई है कि कौन से रोग हैं जो सुख साध्य हैं, यानी इजीली ट्रीटेबल है, ठीक है। कौन से हैं जो कृच साध्य है, यानी कि थोड़ा मुश्किल है, कौन से रोग है जो अनुक्रम है या याप्य है, जिनमें आप औषधि ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे तो गड़बड़ है। कुछ इलाज ऐसे हो सकता है। आपको वही बात पहले परीक्षा करनी होगी रोगी की और रोग की परीक्षा करनी होगी। किस स्टेज जो आपका रोग है वो किस स्टेज तक है, आपका रोगी है किस उम्र का है, किस प्रकृति का है, कैसा आहार विहार कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे कुछ भी कह पाना कि हाँ ये साध्य है, आपके पास कोई भी रिपोर्ट लेके आया, डॉक्टर साहब मेरे किडनी में पथरी है, आप सही कर दोगे क्या? आपने कह दिया हाँ आयुर्वेद कर दे, ऐसा नहीं है। आपको पहले रोगी की परीक्षा करनी होगी। परीक्षा मतलब उसे एसेस करना होगा, उसको असेसमेंट करना होगा कि वो क्या खाता पीता है, अच्छा, क्या हरकतें हैं उसकी, कब जाग रहा है, कब सो रहा है, दिनचर्या क्या है उसकी ऋतुचर्या क्या है, आहारचर्या क्या है उसकी अग्नि बल कैसा है, खाता कितना है, पचाता कितना है, व्यायाम कितना करता है, बॉडी का बल कैसा है, सत्व कैसा है, मन कैसा है। कई बार बीमारी बहुत छोटी सी होती है, बताते हैं मेरे तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मन में दर्द छोटा सा है लेकिन उसको रिप्रेजेंट ऐसे करता है कि बहुत ज्यादा मेरे को तो दर्द है, तो आपको वो भी देखना है। अवर सत्व के लोग होते हैं, तो वो कैसे पहचान करेगा डॉक्टर? परीक्षा करेगा, उसकी प्रश्न करेगा। 3 परीक्षा है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, रोगी नाम परीक्षा। परीक्षा नाम त्रिधा बोला है, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्न। पहले तो आप देखो, इंस्पेक्शन करो पेशेंट का, आंख देखो उसकी, नाक देखो, कान देखो, जीभ देखो, हाथ पैर देखो, नेल्स देखो, दर्शन, स्पर्शन, फिर हाथ लगाओ, पाल्पेट करो ऑर्गन्स को, सभी अपने स्थान पे है, सही कार्य कर रहे हैं। फिर प्रश्न करो, फिर उससे पूछो कब हुआ भैया रोग, कैसे हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, कैसे करने पे आराम मिलता है, कैसे करने पे बढ़ता है। फिर थोड़ा शॉर्ट में डॉक्टर मोहित, क्योंकि स्वाति जैन गूगल लाइव शो की टीम की मेंबर हमें देख रही है, शुक्रिया। और स्वाति से मैं निवेदन भी करूंगा कि अगर बीच में वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें जिक्र करें। पंकज कुकर जागरूक नागरिक कह रहे हैं बीएमएस का भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्या आप आयुर्वेद में शोध के क्षेत्र में जाना चाहेंगे? एक आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा किस सीमा तक एलोपैथिक दवा का प्रयोग करना उचित है? बात रही कि बीएमएस के स्कोप की, तो स्कोप तो ऐसे हमारे हाथ में है, जो बीएमएस के छात्र है, जो बीएमएस कर चुके हैं, स्कोप उनके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं होता। हम अपनी पैथी को प्रमोट करें तो ये उसका स्कोप ही है। दूसरी बात रही शोध की, तो जहां तक मेरे को लगता है कि बीएमएस में जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय वाग्भट जी की है, इन्होंने जो लिख दिया है वो आप्तोपदेश है, एक तरह से जो इन्होंने लिख दिया है वो सत्य है, इन्होंने शोध करके ही लिखा है उसको। वो कह रहे हैं कि आप शोध के क्षेत्र में जाना चाहेंगे क्या? मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो शोध की जरूरत ही नहीं है आयुर्वेद को, ये ऑलरेडी शोधित है। जो लिख दिया है, आज आप देखो आयुर्वेद का कोई एक सूत्र निकाल लो, वो तब भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य है। आचार्य ने लिखा भी है, अनादित्वाद शाश्वतवाद स्वभाव संसिद्धि लक्षणत्वाद, लिखा है आचार्यों ने। तो शोध की क्या आवश्यकता है? तो पहले भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच होगा। और रही बात एलोपैथ की, तो मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करूंगा, कार्ड नहीं करूंगा। मान लो कोई मेडिसिन आती है मार्केट में, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस पर रिसर्च हुई, ट्रायल्स हुए, तो उसको मार्केट से हटा दिया गया। तो ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च हुई तो उसको हटाया गया। वो कह रहे कि किस सीमा तक एलोपैथिक दवा का प्रयोग करना उचित है? इमरजेंसी कंडीशन है आपके पास, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं। कोई भी पैथी बुरी थोड़ी ना है, सब पैथियां समान है। नरेंद्र शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पवन कुमार सिंगाठिया हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर मोहित नारायण से हम लोग बात कर रहे हैं, युवा चिकित्सक हैं। कुलदीप एनडीटीवी कह रहे हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी में बेस्ट क्या है? दोनों बेस्ट है, आपको क्या सूट करती है ये आप जानेंगे और आपका डॉक्टर जानेंगे। अखिल कटारिया कह रहे हैं बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अचानक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे बेमौसम बारिश या एक्सट्रीम गर्मी, उसमें आयुर्वेद के ऋतुचर्या सीजनल आउट रूटीन का सदियों पुराना
नियमों के आज हिसाब से कैसे अडोप्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं, शास्त्र में भी मेंशन है इसे। आप इस लेवल पे देखें, छत पे कुछ इसे नहीं लिखा हुआ। इसे ऋतु विपर्य बोलते हैं। ऋतु विपर्य यानी कि जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ना पड़ के वर्षा हो गई, तो विपर्य हो गया ना ऋतु का। ये ऋतु विपर्य है, ये काल का स्वभाव है। काल के अकॉर्डिंग आपको अपना आयुर्वेद और दिनचर्या चेंज करनी है तो बस। वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे चेंज करेंगे? वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। अच्छा, मौसम कि- चेंज होगा, हाँ, मौसम के अनुसार आपको बताना। ये हमेशा नहीं होता ऋतु विपर्य हम्म, ऐसा। लेकिन अब जैसे कि देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जनरली ऋतु विपर्य जो होता है वो होने लगता है। इसमें आप ऋतु संधि जो है उसके नियम को अपनाए। ऋतु संधि क्या होती है? मान लो ग्रीष्म आ रही है, ग्रीष्म से पहले कौन सी थी? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के आखिरी के 7 दिन और ग्रीष्म ऋतु के पहले के 7 दिन, ये 14 दिन जो होते हैं ऋतु संधि के होते हैं। तो इसमें जो हम आहार विहार का यूज करते हैं, भी उसका आहार विहार धीरे धीरे छोड़ते हैं और इसका धीरे धीरे अपनाते हैं। अडोप्ट करते हैं। ऐसे ही आपको करना है बस। अब मान लो ऋतु विपर्य हो गया, ग्रीष्म है लेकिन वर्षा हो रही है, तो आप धीरे धीरे क्या करो, उसको उस अकॉर्डिंग आप चेंज करो। 1-2 दिन की हो रही है तो नीड नहीं है। अगर लंबे समय से हो रहा है ये, फिर आप लेकिन चेंज करो। लेकिन डॉक्टर मोहित, आम आदमी को तो नहीं पता ना ये सब। आम आदमी संपर्क करे हमसे, किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करे, वो आपको दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सब समझाएगा आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। डॉक्टर के गल्होत्रा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। गूगल ऐप शो का 529वां एपिसोड और युवा चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मोहित से हम लोग बात कर रहे हैं। आयुर्वेद तुरंत आराम नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है। किसने कहा? हमें नहीं आता है आराम देना, लेकिन देता तो है। कैसे? आप साउथ में चले जाओ, तुरंत आराम देते हैं। हाँ, हमें उस प्रकार से नॉलेज नहीं है, हमने शास्त्र को उस प्रकार से ग्रैस्प नहीं किया है। एक आयुर्वेद का जो महान गुरु है ना, वो भी अपने आजीवन, मान लो जिसकी 20 साल, 30 साल, 40 साल की प्रैक्टिस होगी, वो भी यही कहता है मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्योंकि आयुर्वेद को समझ पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सुमित जैन देख रहे हैं, वो कह रहे हैं बीपी 140 190 हो तो दवाई शुरू करनी चाहिए क्या? डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे कुछ आंकड़े देख के आपको दवाई लिख देना, ऐसा कुछ इतनी आपको क्या सिम्टम है, क्या दिक्कत आ रही है, कितने टाइम से है, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करेगा, ऐसे नहीं लेना। ऐसे नहीं कुछ भी 140 घर पे नाप लिया और मेडिकल वाले के पास गए और दवाई दे दो, ऐसे नहीं। डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, नमस्कार। रेस्पेक्टेड गोविंद जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर बागला जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अखिल कटारिया फिर कह रहे हैं 7 इमरजेंसी केसेस, सीवर इमरजेंसी केसेस जैसे हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, ट्रॉमा या सीवर पॉइजनिंग में एक आयुर्वेदिक फिजिशियन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रीटमेंट की लिमिट क्या होती है? मॉडर्न मेडिसिन के साथ इसका इंटीग्रेशन किस हद तक सेफ है? बिल्कुल सेफ है। बात करें पॉइजनस केस की या एमआई की, अटैक की, तो आप वही बात है कि पहले उसको फर्स्ट एड दो। सबसे पहले लाइफ सेविंग जो प्रोटोकॉल्स है वो अपनाओ, एबीसी क्राइटेरिया उसको फॉलो करो। एयरवे सिक्योर करो, एबीसी मतलब एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, इसको सिक्योर करो और जल्दी से जल्दी नजदीकी अस्पताल में संपर्क करो। क्योंकि किसी भी चिकित्सक के पास, चाहे वो आयुर्वेद का है चाहे वो एलोपैथ का है, इंडिविजुअली उसके पास बहुत सारी व्यवस्था नहीं होती है जो ऐसी बीमारियों को टैकल कर सके। वो सिर्फ फर्स्ट एड दे सकता है, असेस कर सकता है और उसको डिजीज के प्रोग्रेशन को रोक सकता है। लेकिन क्योर कर पाना इंडिविजुअली घर पे या किसी एक मनुष्य के डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। उसके लिए पूरा एक क्लिनिकल सेटअप चाहिए आपको, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आयुर्वेद का हो चाहे एलोपैथ का हो। उसके लिए आपको सेटअप की जरूरत तो पड़ेगी। उसमें आयुर्वेद में बोला गया कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। भीषक यानी कि डॉक्टर, द्रव्य यानी कि उसकी दवाइयां, परिचारक यानी कि नर्स, और रोगी खुद रोगी के साथ वाले जो उसका कंसेंट भी दे। 3-4 ये बिल्कुल, इनके बिना चिकित्सा अधूरी है। परिचारक और द्रव्य के बिना चिकित्सा अधूरी है। हम घर में कितने द्रव्य रख लेंगे, कितनी औषधियां रख लेंगे, समय पे कौन सी औषधि कब काम आ जाए आपको क्या पता। इसलिए आपको एक प्रॉपर इस चीज के लिए सेटअप चाहिए। इंडिविजुअली आप इसकी सिर्फ फर्स्ट एड कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं प्रकृति और विकृति में क्या अंतर है? प्रकृति जो आपकी जन्म से निर्धारित हो गई, विकृति जो आपने गलत आहार विहार किया, गलत आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या रही, वो आपकी विकृति है। आपके दोष भी कई बार आपकी विकृति में बदल जाते हैं। प्राकृस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते, कि आपका जो प्राकृत बल है वो श्लेष्मा यानी आपका प्राकृत कफ है, लेकिन अगर वही उसी कफ को आपने विकृत कर लिया तो वो आपके लिए मल है। भारत सिंह कह रहे हैं राम राम सर। राम राम जी, राम राम। जूनियर है क्या आपके? पता नहीं कौन है। चलिए,
हम लोग बात कर रहे हैं गोगो लाइव शो का 529वां एपिसोड और हमारे साथ हैं युवा आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मोहित नारायण। अखिल कटारिया फिर कह रहे हैं आयुर्वेद में पॉइजनिंग का फास्ट एड क्या है? फर्स्ट एड बहुत सारे हैं, वही बात है, आपको सबसे पहले तो देखना है कि किस प्रकार की पॉइजनिंग है। पॉइजनिंग भी बहुत प्रकार की है, मान लो स्नेक बाइट का केस है, किसी ने कोई जहर पी लिया उसका केस है, कोई मेडिसिनल प्लांट ऐसा खा लिया है, कोई ऐसी ड्रग ले ली है जिसका उसको सीवियर साइड इफेक्ट होकर पॉइजनिंग हो गई है। इट्स डिपेंड ऑन क्लास ऑफ पॉइजन। किस उम्र में आयुर्वेद ज्यादा कारगर होता है? सभी उम्र में, बचपन से लेकर पैदा होने से लेकर मृत्यु तक आयुर्वेद काम करेगा। बिल्कुल। हार्ट अटैक में आयुर्वेद दवा कामयाब होती है क्या? हार्ट अटैक में आयुर्वेद दवा की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो आपको इमीडिएट अटैक आ गया किसी को, तो मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि आयुर्वेद में हार्ट अटैक की मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन करने वाले करते हैं। अपने यहाँ नॉर्थ में नहीं है, साउथ में शायद कुछ विद्वान वैद्य हैं वो करते हैं, लेकिन मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है भी वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हेमगर पौटली के नाम से एक योग आता है, कुपी पक रसायन के नाम से आता है, सिद्ध मकर ध्वज के नाम से आते हैं। इनके योग होते हैं, इनको पर्टिकुलर डोज में पर्टिकुलर अनुपान के साथ सही समय पे दिया जाए तो रिवर्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं भी? ऐसा हाँ बिल्कुल, कभी मौका मिला तो उनके सानिध्य में जाके सीखेंगे इसको। ये तो ये खुद नहीं कर सकते आप, किसी गुरु की आवश्यकता है, सीखना तो पड़ेगा ना आपको। नरोत्तम शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं 529वां एपिसोड डॉक्टर मोहित नारायण से। डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं कि आयुर्वेद सभी पुराने क्रोनिक बीमारियों का इलाज कर सकता है। पता है ना, सभी वर्ड एसेस करना पड़ेगा। क्रोनिक डिजीज में आयुर्वेद का अच्छा रिजल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि पहले पेशेंट की परीक्षा करनी होगी, रोग की परीक्षा करनी होगी, रोगी की परीक्षा करनी होगी, फिर बताएंगे ये सही होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। पंकज कुक्कड़ कह रहे हैं क्या आयुर्वेद में ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल कहा गया है, इसे मुकत्व बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। इसमें क्या होता है, बच्चे को सुनने में दिक्कत आती है, ADHD भी होता है, इसके बारे में है, बिल्कुल है। आप संबंधित आयुर्वेद चिकित्सक से मिले तो आपको बताएंगे। होता है मतलब? बिल्कुल, इलाज भी संभव है? बिल्कुल इलाज संभव। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या है कि जड़ी बूटियां पुड़ियां पर विश्वास नहीं करते सब लोग? हाँ, ऐसे करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, आंख मिच के तो नहीं करना चाहिए। आप गए दुकान पे, किसी भी स्टोर पे, आयुर्वेद की शॉप पे, कि मेरे को खांसी है, जुकाम है, इतने टाइम से दवाई दे दो, तो वो नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाओ, संबंधित उससे 2 प्रश्न करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परहेज है, दवाई कब लूं, कैसे लूं, किसके साथ लूं, फिर आपको अपना विश्वास होगा। जब आपको समझाएगा तो आपको अपना विश्वास होगा। ऐसे आप चले जाओगे किसी के पास, मैंने बता दी, उन्होंने बता दी, इन्होंने बता दी, फिर कैसे विश्वास होगा? अच्छा ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कंसल्ट करना भी। आज आपके कोई दिक्कत है, आपका कोई रिश्तेदार आया, आपने उसको जिक्र कर दिया मेरे को खांसी है, उसने बोल दिया हाँ मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली थी, ये चूरन यार, ये तू भी ले ले, तो कैसे विश्वास होगा आपको? जाहिर सी बात है ना। एलोपैथ में भी तो ऐसी ही है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो गलत करते हैं जो मेडिकल वाले के पास जाके अपनी बीमारी बताते हैं और दवाई ले आते हैं। अब संबंधित चिकित्सक से मिले, आपको कोई नहीं विश्वास होगा? बिल्कुल होगा। और फीस इतनी होती है ना, वो आदमी सोचता है 500 नहीं, देखो वो तो फीस का तो देखो ये तो सेकेंडरी मैटर है। आपने जहां तक की बात की, विश्वास की, तो विश्वास तब बनेगा जब आप संबंधित डॉक्टर के पास जाओगे। सही नंबर तो डायल करना पड़ेगा ना, रॉन्ग नंबर डायल करोगे तो कहां से विश्वास बनेगा? डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही आयुर्वेदिक दवा समान रूप से प्रभावी होती है? बिल्कुल नहीं, बात अपनी कर ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी के दोष अलग है, धातुएं अलग है, किस लेवल पे उसकी विकृति है। आपने प्रकृति विकृति की बात करी, तो मैं आपको बता दूं किस लेवल पे विकृति है। रस लेवल पे है, रक्त लेवल पे है, मांस लेवल पे है, किस लेवल पे है, पहले असेस करना पड़ेगा ना, उसके अकॉर्डिंग औषधि आएगी। डॉक्टर सैदा पारिक पूछ रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार, आयुर्वेद में सारे रोग वात कफ पित्त के कारण ही होते हैं, ये क्या मान्यता है? बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, देखो आपको इसको प्रकृति से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आचार्य ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बताया, विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य नीलस तथा यथा धारयन्ति जगत देहम वात पित्त कफ नीला। ठीक है, तो विसर्ग, आदान और विक्षेप। विसर्ग यानी बल को देना,
प्राणियों में बल को देना, आदान यानी बल को लेना, हम्म। विक्षेप यानी उसमें बांटना। तो ये काम कौन करता है आप देखो, तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो बल को देता है, सूर्य जो है वो बल का आदान करता है, बल को लेता है, और वात जो है इनको बांटती है। ऐसी हमारी बॉडी में है। कफ जो है वो बल का धारण करता है, पित्त जो है वो ऊष्मा का प्रतीक है सूर्य से, और वात जो है वो अनिल यानी पवन। सीधा सीधा प्रकृति से संबंध है आयुर्वेद का। यत्र यत्र पिंडे तत्र तत्र ब्रह्मांडे, जो जो ब्रह्मांड में है वो अंदर है हमारे। इस कारण से ये बात हाँ, तो- लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहें, आचार्य चरक ने इसका उल्लेख किया है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, यानी कि जो जो लोक में है वही वही पुरुष में साम्यता सिद्ध की है। 24 ऐसे तत्व बताए हैं जो ब्रह्मांड में और मनुष्य में बिल्कुल सेम है। तो आप उसके बारे में कभी भी जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर मनीष बागला पूछ रहे हैं, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप अपनी सबसे पहले तो प्रकृति जानें। प्रकृति किसी भी आप चिकित्सक से असेस करवा ले अपनी, बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं, और उस प्रकृति के अकॉर्डिंग आप अपना आहार विहार रखें। आहार विहार बोले तो खान पान आपका उस अकॉर्डिंग, और विहार यानी कि आपके दिनचर्या रात्रिचर्या उस अकॉर्डिंग रहे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है आयुर्वेद का, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण मातुर से विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर है यानी कि जो रोगी है उसके रोग को ठीक करना। भारत सिंह कह रहे हैं, सर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो उसी समय बेहोश हो गया, सर में चोट है, तो आप अपने को क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में क्या इलाज है सर? एबीसी प्रोटोकॉल पता है ना, पहले भी बताया। इमरजेंसी जो भी कंडीशन है, आपके पास कुछ नहीं है, ना आपके पास दवाई है, ना आपके पास डॉक्टर है, ना आपके पास नर्स है, कुछ भी नहीं है, एबीसी प्रोटोकॉल। एयरवे सिक्योर करो, ब्रीथिंग सिक्योर करो, धीरे सर्कुलेशन। से एयरवे यानी कि हवा आने दो। कुछ लोग क्या करते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, भीड़ क्या लगा- हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना। हवा आने दो। हवा आने दो, एयरवे। ब्रीथिंग, सांस की नली में देखो कुछ फंस तो नहीं गया है, हम्म, कुछ फंस गया तो उसको निकालो, सांस आए, कपड़े ढीले कर दो, और सर्कुलेशन चेक करो, पल्स आ रही है ना, ठीक है, होश में है पेशेंट, सबसे पहले आप ये करो, और तुरंत नजदीकी अस्पताल में रेफर करो। एबीसी फार्मूला अपनाओ। एबीसी फार्मूला। सेठी प्रधान फूल भेज रहे हैं आपके लिए। डॉक्टर मनीष बागला पूछ रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली के कारण कौन कौन से दोष सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और क्यों? देखो, जहां तक कि दोषों की बात है तो ये तो डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये आयु वर्ग में डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो आजकल यंगस्टर्स जो है फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बढ़ गया, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो इसके कारण मेनली पित्त दोष जो है वो ज्यादा हो गया है, खास करके युवाओं में, और जो बढ़ती एज के बच्चे हैं। इसके कारण आप इसका साक्षात उदाहरण भी दे सकते हैं, मूड स्विंग्स और गुस्सा ज्यादा आना। सब यंगस्टर और सब जो बढ़ती एज के बच्चे हैं, सबको गुस्सा बहुत आता है। कारण आपने पित्त की प्रकृति, फास्ट फूड, पित्त जो आहार भी यार सारा तला फूला कटु उष्ण विदाही जो जलन पैदा करता है, रक्त में उबाले मारता है जिसे आपको बोलते हो, पित्त के रोग। तो आप तो नहीं BP खाते होंगे ऐसा? हाँ, जनरली नहीं खाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई परहेज भी नहीं है। अखिल कटारिया जी, आप थोड़ा सा शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो हम लोग ज्यादा उसको ले पाएंगे। कि आप बहुत बड़ा लिख रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल का कारण होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन के लिए जब कोई मरीज पैरेलली एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों के इलाज लेता है, तो क्या दोनों मेडिसिन के आपस में इंटरेक्ट करने, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल का हाँ, मैं खतरा समझ गया। होता है? बिल्कुल, देखो जब हम चाहे आयुर्वेद की फार्माकोलॉजी है या मॉडर्न की फार्माकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन या रिएक्शन। इसके कारण क्या है, कई बार पॉइजनस इफेक्ट भी आते हैं। तो जनरली आपको आपका चिकित्सक सलाह देता है कि जिसमें ये चांसेस होते हैं, मान लो आज मैंने ए ड्रग लेनी है, बी ड्रग, 2 ड्रग दी, तो अगर इसमें ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होती है तो हमारा डॉक्टर हमें सलाह देता है कि इसमें 15 मिनट का गैप आपको रखना है। वो आपको डॉक्टर समझाएगा। अगर आप ऐसी किसी से ले फिर तो कैसे समझाएगा। हमारे पास टाइम वक्त बहुत कम है। गोगो लाइव शो का 529 में एपिसोड, और इससे पहले कि हम अंतिम चरण में पहुंचे, बहुत सारी बातें अभी रह गई। पंकज कुकर पूछ रहे हैं, वर्तमान में आप अपनी सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? ओपीडी समय भी बताएं। वर्तमान में तो मैं टांटे हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया हुआ है, और खुद की मेरी प्रैक्टिस है वो मेरे अभी घर पे ही है। आप किसी विशेष बीमारी का इलाज करते हो या आने दो जो भी आता है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले वही बात, परीक्षा करते हैं। आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज बताया भी गया है, नहीं भी बताया गया है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी है, कब से है और क्या है उसके according। अभी आपको डॉक्टर की डिग्री मिले
1.5-2 साल हुए हैं बिल्कुल। और 2 साल से आप सेवाओं में हैं, हाँ जी। मेडिकल ऑफिसर भी हैं खुद की प्रैक्टिस भी है। और खुद की प्रैक्टिस भी है। तो जिनको आपने दवा दी उनका रिस्पॉन्स हुआ या वो लौट के आए नहीं? बिल्कुल, कईयों का हुआ, कई नहीं भी आए। बी फ्रैंकली क्यों नहीं आए, कारण जानने की कोशिश भी करी। कईयों को रिजल्ट मिला, कईयों को नहीं भी मिला। दोनों बातें हैं। दोनों बात। मनोज बिश्नोई हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। संतोष सेवटा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। इलाज लंबा चलता है, ऊब जाते हैं लोग आयुर्वेद में। ऐसी कोई और बात नहीं है, लंबा चलता है, छोटा चलता है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपने अगर सटीक रूप से रोग को पकड़ लिया है, रोगी की परीक्षा कर ली है, उसके अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर द्रव्य आपने दे दिया है, तो आपको विद इन 3 दिन भी आराम मिलेगा। ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। 2-3 साल से क्रोनिक पेशेंट था मेरे पास। क्रोनिक मतलब? लंबी बीमारी, 2.5-3 साल से थी, उसको 7-10 दिन में आराम मिला। बिल्कुल मिलता है। मैं 65 साल का हूँ, मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? प्रकृति देखें सबसे पहले, तो प्रकृति के अनुसार सब डिपेंड, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सब वेरी है आयुर्वेद में। आपके लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है। पर्टिकुलर बता पाना भी आप ये कर लो, मान लो आज आपको मैंने बता दिया नाक में तेल डालना है, आपके नाक में दिक्कत ही कोई और है, मैं तेल डलवाए जा रहा हूँ, तो आप किसको कहोगे? गाली किसको दोगे आप? अच्छा। आयुर्वेद को दोगे, मेरे को दोगे, बदनाम क्या हुआ आयुर्वेद? आजकल लोग यही तो कर रहे हैं भी। आयुर्वेद में जो लिखा है ठीक है, सब सत्य लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पढ़ लिया, अपने आप से सेल्फ रीडिंग कर लिया, आपने रीडिंग कर ली, समझा नहीं उसको, और किसी को बता दिया भी ये लिखा है भाई, आयुर्वेद में लिखा, तू कर ले। आपके पास सबसे पहले गुरु नहीं था, आपने सिर्फ उसको पढ़ा, समझा नहीं, उसके सिद्धांत नहीं समझे, आपने ऐसे ही फॉलो करवा दिया। उसको कॉम्प्लिकेशन होगा, कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे, आयुर्वेद भुगतेगा, कौन भुगतेगा? बदनाम तो आयुर्वेद ही होगा, भी आयुर्वेद में लिखा हुआ था। बिल्कुल। अब आयुर्वेद में 100 साल जीने का लिखा है, 100 साल से पहले 100 पढ़ने भी लिखे हैं, वो किसी ने नहीं पढ़ने, वो 100 साल देख लिया, बस 100 साल जीना है। राजीव भाटिया कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दवाओं का असर न होना एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। बिल्कुल। क्या आयुर्वेद में असरदार और तुरंत असर करने वाले ऐसे नेचुरल एंटी माइक्रोबाइल या एंटी? हाँ बिल्कुल 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 अखिल जी, जिसे एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसे जीवाणुरोधी या परिजीवी से रक्षा के लिए आयुर्वेद में बहुत से हमारे पास उपाय हैं, जिसमें से धूपन कर्म है, अग्निकर्म है। घाव हो गया आपको, उसको जला दो तो उसके जितने माइक्रोब्स हैं वहां के जल जाएंगे, ठीक है। धूपन कर्म है, विशिष्ट औषधि है, उससे धूपन देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत से उपाय हैं आयुर्वेद का। एंटीबायोटिक अभिषेक गुप्ता हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मनोज बिश्नोई का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, क्या कह रहे थे? बहुत सी दवाएं हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी महिला का इलाज संभव है? बिल्कुल है, बिल्कुल है डॉक्टर। प्रेगनेंसी महिला का तो ये भी है, मान लो महिला प्रेग्नेंट होगी, फर्स्ट महीना लग गया, 1 महीने से लेकर 9 महीने तक उस महिला को क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या अपनी आहार रखनी है, क्या दिनचर्या, सब मेंशन है, सब मेंशन किया हुआ है गर्भनीय परिचर्या के नाम से। मासानुमासी प्रवृत्ति भी है, बच्चा हो गया उसको एक महीने से लेकर आगे तक उसको क्या क्या खिलाना है कि वो स्वस्थ रहे, सब मेंशन है सब। डॉक्टर मनीष बागला बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। डॉक्टर मनीष मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, टाइम होने वाला है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता कह रहे हैं सटीक विवरण। नमस्कार सर, थैंक यू। सेक्रेटरिया फिर आजकल ईएनटी के डॉक्टर कहते हैं कि कान में तेल नहीं डालना चाहिए, क्या आयुर्वेद में इसका उपचार तेल से लिया जाता है? बिल्कुल, आप कर्णपूरन की बात कर रहे हैं शायद। वो क्यों मना करते हैं उसका आप रीजन फाइंड करिए। वो शायद इसलिए मना करते हैं कि आप चले गए, मान लो आपने एक शीशी दिखाई अपने घर वाले तेल की और बोला कि ये मैं कान में डालता हूँ, वही बालों पे लगा रहे हो, वही बच्चे लेके घूम रहे हैं और उसी पे मिट्टी लगी हुई है। अब इन्फेक्शन आप खुद जानते हैं, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तेल कौन सा डालना है, किस प्रकार का तेल होना चाहिए, कितना डालना है, कौन बताएगा? आप थोड़ा डिसाइड करोगे। आपको पता है क्या रोग है, आपको पता है तो दी बेस्ट है, ठीक है, फिर तो आप शिकायत कर ही नहीं सकते। घर वाला तेल है, वो आप ऐसी खुला पड़ा है ओपन में, तो वो डालोगे, इसलिए मना करते हैं। वो नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, मैं ही मना करता हूँ, नहीं डालना चाहिए, अलग रखें उसका।
अच्छा, कान में डाल। हाँ, अलग रखें, उसका उसका नोजल हो पर्टिकुलर उस पे, ताकि कोई धूल मिट्टी ना जाए, कोई इन्फेक्शन होने के चांस ना रहे। जनरली ऐसे जो प्रैक्टिस करते हैं मिस प्रैक्टिस, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कैंडिडियासिस वगैरह, इसलिए मना करते हैं। वो उचित है, मना करना बिल्कुल उचित है। आपकी प्राथमिकता क्या रहती है डॉक्टर मोहित, दिनचर्या में बदलाव या दवाओं पर जोर? दिनचर्या में बदलाव, आहार आहार विहार में बदलाव, हम्म, बिल्कुल। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करवाने की पहली है। आयुर्वेद में लिखा भी गया है, अगर आपने मान लो रोगी को औषध दे दी लेकिन पथ्य का फॉलो नहीं कराया, पथ्य यानी डूज एंड डू नॉट्स, क्या उसको करना है क्या उसको नहीं करना है, इसका आपने फॉलो नहीं करवाया तो आपकी औषधि दी ना दी एक बराबर है। कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको दिनचर्या में बदलाव के बाद हाँ बिल्कुल है, उसको औषधि नहीं दी, उसको अच्छा। दिनचर्या बताई, उसकी दिनचर्या पूरी उल्टी थी, और रात को सलाद खा रहा है और सुबह अलग ही सिस्टम है सारा। उसकी दिनचर्या उल्टी करी, उसका रोग सही हो गया, औषधि दी नहीं, औषधि भी नहीं। औषधि दी नहीं। उसका फोन आया 7 दिन बाद कि मैं तो ठीक हो गया दिनचर्या में बदलाव से। मैं चलो बधाई हो आपको। मैडम उर्मिल गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया उर्मिल गोयल जी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहित नारायण के इस पॉडकास्ट का हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। आपका फोकस किस उम्र के रोगियों पर रहेगा? ऐसी कोई बीमारी जो केवल आपका जो फोकस रहेगा किस उम्र के रोगियों पर रहेगा? उम्र ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है बताया, तो आयुर्वेद में जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सबके बारे में उल्लेख है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप पेशेंट को असेस करो, अगर आपको लगता है कि आप इसे ट्रीट कर पाएंगे, सही गाइड कर पाएंगे, तो आप उसको ट्रीट करो, औषधि दो, दिनचर्या परिवर्तन करो। अगर आपको लगता है कि आप इसको नहीं सही कर पाएंगे तो उसको सही गाइडेंस के अनुसार संबंधित चिकित्सक के पास भेजना भी आपकी ड्यूटी है। ऐसे नहीं है भी कोई भी आने दो, नहीं, आप अपनी मर्यादा भी तय करें। एक डॉक्टर भी अपनी मर्यादा तय करते हैं कि मेरे को किस प्रकार का पेशेंट लेना है और किस प्रकार का पेशेंट नहीं लेना है। जिस प्रकार एक मरीज को अधिकार है कि वो अपना डॉक्टर चुनते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर को भी अधिकार है कि वो कौन सा पेशेंट उसको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तो वो आप डिसाइड करोगे। प्रमोद शर्मा हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आयुर्वेद में सर दर्द को तुरंत ठीक कोई गोली नहीं बनी, ऐसा क्यों? तुरंत ठीक बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। कैसे बनेगी? सबके कारण अलग अलग है सिर दर्द के, कैसे तुरंत आप गोली बना दोगे? बताओ। किसी को टेंशन है तो सिर दर्द है, किसी का बीपी बढ़ गया तो सिर दर्द है, कईयों के कोई बीमारी है तो सिर दर्द है, कईयों को बॉस ने झाड़ दिया तो सिर दर्द है, कईयों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो सिर दर्द है। कारण इतने इतने हैं तो एक गोली का इलाज कैसे कर दोगे? बताओ कैसे संभव है? मतलब बस यही कारण है कि एक गोली संभव नहीं हो सकती? कैसे होगा आप बताओ ना। कारण जब अलग अलग है, तो ऐसे ले लेते हैं सारी दवाई, वो कॉमन है, वो तो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे उसने काम करना है। जो जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती है जनरली। जो आपके प्रोटॉन पंप या NA-ATPase पंप होते हैं, उनको पर्टिकुलर जाके रिसेप्टर साइट पे जाती है, कुछ उसको ब्लॉक कर देती है, कुछ उस चैनल को खोल देती है, वो उस पे काम किया और आपका ठीक हो गया। और आज का अंतिम बात हम ले रहे हैं, डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहित जी, आपका ज्ञान, सेवा भाव और रोगियों के प्रति समर्पण आपको एक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक बनाता है। आपके प्रयास अनेक लोगों के जीवन में स्वास्थ्य और आशा का संचार करते हैं। धन्यवाद मोहित जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इससे पहले कि हम लोग आज के एपिसोड को विश्राम दे, डॉक्टर मोहित नारायण से कहेंगे कि वो 30-40 सेकंड के लिए अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, तो जैसा कि हमारा नियम है। सबसे बड़ा मैसेज तो यह है, जिस प्रकार गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो आपको वही, जैसा कि शो के प्रारंभिक में बताया हमने कि अपनी बॉडी को ढक के रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, हाइड्रेट रखें खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट आप फॉलो करें। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए विशेष ध्यान ये है कि इस गर्मी के मौसम में अल्कोहल ना ले, लेकिन जो एडिक्ट है अगर उनको लेना है तो आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारा पानी मिला कर लें। पहली बात तो नहीं ले। जनरली देखा जाता है कि अल्कोहलिक पेशेंट इस मौसम में बहुत सीवियर रूप लेकर आते हैं, बहुत सीवियर भी, एकदम मौत के मुंह में होते हैं वो, उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा तो ये है, क्योंकि इस क्षेत्र में देखा जाए तो नशा भी बहुत है, इसलिए सबसे पहले तो यही वो है मेरी सब लोगों से अपील कि अल्कोहल इस मौसम में आप अवॉइड करें। वैसे तो हर मौसम में अवॉइड करें, लेकिन इस मौसम में खास करके फिर भी जो अभ्यस्त हैं, जिनको नहीं सरता, आप कहते हैं एडिक्ट है, वो बहुत ज्यादा पानी मिला कर लें और थोड़ी अमाउंट में। अखिल कटारिया कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि रात को खीरा सलाद खाना चाहिए, अगर रात में नहीं तो फिर कब खाना चाहिए? लोग
लोग लोग मतलब लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, तो लोग तो कहते ही हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है नहीं कहना। वो सलाद कब खाना चाहिए जब लोग कहें खा लो, आप क्या दिक्कत है? जब लोग कहते हैं तो खा लो, फिर दिक्कत कहाँ है? सुबह कहते हैं सुबह खा लो, दिन में कहते हैं दिन में खा लो। ये तो कब खाना चाहिए? कोई कॉम्प्लिकेशन होगा डॉक्टर बता देगा कब खाना चाहिए, अच्छा, है ना? हाँ, डॉक्टर के फिर पास बता है। देंगे। हाँ, अखिल जी डॉक्टर साहब के मिलना चलती है, तो आप मिल लेना। और आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, नए विषय के साथ। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। डॉक्टर मोहित, थैंक यू वेरी मच। आपने आयुर्वेद के बारे में और बीमारियों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सबका, धन्यवाद।